हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस पर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। सो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा पूरा, वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, वो सारे के सारे अपन न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ये जो लेक्चर है आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ही रहेगा आपका, क्योंकि टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, इसीलिए ये लेक्चर मैं आपका साथ में ही ले रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अच्छे से समझने के लिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पहले के दो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप पहले के 2 वीडियो देख लें, उसके बाद आप यहाँ पे आए, ताकि आपको कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, जो स्टूडेंट इस लेक्चर के ऊपर बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। एक बार शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ फटाफट से। कूलम्ब्स लॉ एक्चुअल में रेस्ट पोजीशन पे जो पॉइंट चार्जेस पड़े होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। और क्या कहता है हमें, जैसे सपोज दैट एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज यहाँ है Q2 एट द डिस्टेंस ऑफ R। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ही चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, मतलब दोनों ही चार्जेस के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। और दूसरा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। सो ये मैं आपको दोनों ही हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो ये कहता है अपना कूलम्ब्स लॉ, अगर प्रोपोर्शनल का साइन रहता हूँ तो F इक्वल टू आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाता है। और यहाँ पे K की जो वैल्यू थी अपनी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं पूरा नहीं बताऊँगा, अगर आपको पूरा देखना है तो पूरा ना आप लेक्चर जो है वो देखें अच्छे से, वहाँ से आपको पूरा कूलम्ब्स लॉ आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक वैल्यू आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है सामने आपके सामने, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करूँगा, फिर अपन धीरे धीरे थोड़ा हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल सामने लिखा हुआ है इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है इन अ हाइड्रोजन एटम, किसी हाइड्रोजन एटम के अंदर हाइड्रोजन परमाणु में, इज़ 5.3 × 10⁻11 मीटर इतनी दे रखी है अपने को। मीन्स हमें R गिवन है, हमें क्या गिवन है R। डिटरमाइन द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, हमें क्या करना है, दोनों के बीच में लगने वाला विद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता करना है। और उसको कंपेयर दिस फोर्स विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको कंपेयर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के साथ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें कि हमें जो यहाँ पर जो आवेशों की हम जो बात कर रहे हैं, चार्जेस की जो बात कर रहे हैं, वो आवेश हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें पहले बता चुका था, एक बार वापस रिमाइंड करवा देता हूँ, आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। तो वो क्या है चीज़ें, कुछ जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, QE QP QN ME MP MN। एक्चुअल में ये क्या थी सारी चीज़ें, एक बार वापस फटाफट हम इसको देख लेते हैं ताकि इस न्यूमेरिकल को करने में आसानी रहेगी थोड़ी सी हमें। मैंने ये जब बताई थी आपको वैल्यू, तब भी बोला था कि ये वैल्यूज़ आपकी सारी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल के अंदर काम आने वाली है। सो ये देखिए, अब आपके पास पहला ही न्यूमेरिकल आज मैं इन्हीं पर बेस्ड बताने जा रहा हूँ। सो QE ये क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान वो कितना होता है अपना, -1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। ये प्रोटॉन पर आवेश मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर 0 होता है। इसी तरीके से ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻−31। और इसी तरीके से प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, वो होता है अपना 1.67 × 10⁻27 kg। और इसी तरीके से न्यूट्रॉन का जो होता है 1.672 × 10⁻27 kg। ये वैल्यूज स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये न्यूमेरिकल्स के अंदर काम में आने वाली है, और यही वैल्यू आपकी अभी यहाँ इस न्यूमेरिकल में काम में आने वाली है। तो इन वैल्यूज़ को आप अच्छे से नोट कर लें। अब मैं आपको ये न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल कैसे होगा, ये मैं रफ़ कर रहा हूँ यहाँ से। तो इस न्यूमेरिकल में अपने को क्या बोला हुआ था वो फटाफट देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमें इतनी। मीन्स R गिवन है हमें कितना, 5.3 × 10⁻11 मीटर।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी हमने लिख दी यहाँ पे। फिर बोला गया डिटरमाइन द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो है हमें पता करना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल मतलब अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। सबसे पहले यहाँ आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश मतलब चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन की जब बात करता हूँ तो मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और इस तरीके से प्रोटॉन पर कितना होता है आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। स्टूडेंट ये वैल्यू अपने पास है, अपना काम हो गया। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब F निकालना है, दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण विद्युत बल निकालना है। तो यहाँ पर F = होता है K Q1 की जगह मैं यहाँ पे QE लिख देता हूँ और Q2 की जगह QP लिख देता हूँ /r²। F = K की जो वैल्यू होती है अपने 9 × 10⁹ होती है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को रख देता हूँ मैं 9 × 10⁹ इंटू QE की वैल्यू कितनी है, -1.6 × 10⁻⁹, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेते हैं, परिमाण लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। इसको प्लस में लेना पड़ेगा अपने को 1.6 × 10⁻⁹। इसी तरीके से QP की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय r²। r की वैल्यू अपने पास यहाँ कितनी है, 5.3 × 10⁻11²। स्टूडेंट्स अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है आपके सामने। इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है और F की वैल्यू निकालनी है। हम ये अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, आकर्षण विद्युत आकर्षण बल की बात करें तो FE से इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये आप वैल्यू खुद सॉल्व करके निकालेंगे कितनी आती है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 8.2 × 10⁻⁸ न्यूटन। ये आप नोट कर लें और आप खुद से करके देखें इसको कि वाकई में ये वैल्यू आती है या नहीं आती है। नाउ स्टूडेंट्स अभी तक अपना एक काम हुआ है कि अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया। अब हमें आगे भी कुछ पूछा है इसके अंदर, कंपेयर दिस फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर करना है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के साथ भी इसकी तुलना करनी है। क्या करेंगे हम फिर से यही सेम वैल्यू के लिए अब इसको देखने जा रहे हैं अपन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जिसको अपन Fg से रिप्रेजेंट कर दें यहाँ पर, उसका फॉर्मूला होता है G mE/m/r²। एक्चुअल में वही बात हम किसके लिए, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया मैंने, और कुछ भी नहीं किया है। और हमें G की वैल्यू पता होनी चाहिए, 6.67 × 10⁻⁻11 होती है। तो यहाँ पे r वही का वही रहेगा, इस बार यहाँ पे मास आ जाएगा। me तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी वैल्यू कितनी होती है, 9.1 × 10⁻⁻13 31 kg। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू भी अभी मैंने जस्ट बताई थी आपको, 1.67 × 10⁻⁻27 kg होती है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इस बार Fg आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा G, यहाँ क्या हो जाएगा me, यहाँ क्या हो जाएगा आपका mp/r²। तो सारी की सारी वैल्यू रखनी है यहाँ पर। g की बजाय इस बार क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 6.67 × 10⁻⁻11 आ जाएगी। फिर me इसकी जगह यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे आप 9.1 × 10⁻31। और इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। स्टूडेंट फर्दर आप इसको सॉल्व करना। इससे जब सॉल्व करेंगे आप तो Fg की जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। Fg का जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा कुछ 3.6 × 10⁻⁻27 न्यूटन। ये आंसर आने वाला है आपका, आप चेक करना इसको। अब हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था कंपेयर दिस फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब Fe जो हमने पहले निकाला था इसको इसके साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, इसकी तुलना करनी है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो अपने पास दोनों आंसर आए हैं उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, Fe डिवाइडेड बाय Fg करने जा रहा हूँ। तो Fe की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पर, 8.2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी थी,
3.6 इंटू 10⁻⁻, यहाँ 47 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आ जाएगा आपका -47। सो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो FE/FG इज इक्वल टू, आपका इन दोनों को डिवाइड करने पर कुछ आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2.2 इंटू 10⁻+39 ऐसा कुछ आंसर आएगा। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ इस FG को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, यहाँ पर इस तरफ, तो अपने को यहाँ से क्या पता चलता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितने टाइम्स आ रहा है FG का, 2.2 इंटू 10⁻39 टाइम्स आ रहा है। मतलब आपका विद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना आ रहा है, 2.2 इंटू 10⁻39 गुना आ रहा है। सो ये आपका हो गया पहला न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स आपके सामने अगला न्यूमेरिकल प्रेजेंट है। अगले न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या बोला है, F इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। F जो है आपका दो चार्जेस के बीच का फोर्स है, मतलब दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कैपिटल F है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ ट्रिपल, अगर उनके बीच की डिस्टेंस को ट्रिपल 3 टाइम कर दिया जाए, मतलब 3 गुना कर दिया जाए उनके बीच की दूरी को, देन फोर्स बिटवीन देम विल बी, तो इनके बीच में कितना फोर्स होगा। मैंने आपको बताया था अभी कि हम सिंपल न्यूमेरिकल से हार्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। तो अभी जो ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं बड़े आसान न्यूमेरिकल है ये सारे के सारे। तो आपको समझे, इधर सबसे पहले बोला गया है इसके अंदर कि F इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सपोज दैट मैं 2 चार्ज ले लेता हूँ यहाँ पर Q1 और 1 चार्ज ले लेता हूँ यहाँ पर Q2, और मान लेता हूँ इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो कूलम के अकॉर्डिंग अपना फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच का, F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2/R²। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ आपकी। फिर आगे क्या बोला गया कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ ट्रिपल, अगर उनके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, मतलब R को आपको कितना कर देना है, 3 गुना कर देना है, 3 टाइम मल्टीपल कर देना है R का। सो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो मान लेता हूँ इस कंडीशन में मैं फोर्स कितना हो जाएगा आपका F डैश कंसिडर कर लेता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, K Q1 Q2/R, R को कितना कर दिया था हमने, 3 टाइम्स कर दिया था। तो यहाँ पर इस बार R की जगह कितना आ जाएगा आपका 3R² आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, K Q1 Q2/3R², ये कितना हो जाएगा 9R²। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये K Q1 Q2/R², ये वैल्यू अपनी किसके इक्वल आ रही है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर F के इक्वल आ रही है। तो ये जो नया जो फोर्स होगा आपका, नया जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, F/9 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब कुछ न्यूमेरिकल्स अपन देखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट्स के ऊपर, मतलब संतुलन की अवस्था के ऊपर देखते हैं। तो बोर्ड पे एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको कि 2 पॉइंट चार्जेस +9E एंड +4E आर एट डिस्टेंस स्मॉल r, वेयर शुड थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो दो चार्जेस जो है +9E और +4E, ये r डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो मैंने डायग्राम में क्या किया, यहाँ पर ये +9E और ये +4E, ये r डिस्टेंस के ऊपर रख दिया मैंने। फिर इसने बोला था कि तीसरा चार्ज, थर्ड पॉइंट चार्ज जो है स्मॉल q, वो कहाँ रखे ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर तीसरा पॉइंट चार्ज जो है वो यहाँ पे रख दिया, कितने, इस +9E से x डिस्टेंस पर कंसिडर कर लिया। अगर ये r है तो, और ये x है, ये r है और ये x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इस टोटल r में से इस x को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी टोटल r माइनस x हो जाएगी। अच्छा, अगर इसके अंदर मान लो ये चार्ज अगर मैंने इस चार्ज से उधर कहीं लिया होता या फिर इससे कहीं इधर कहीं लिया होता तो क्या होता कि जैसे मान लो ये चार्ज यहाँ कहीं लिया होता तो इसके थ्रू इस चार्ज पर अगर यहाँ कहीं मान लो रखा होता तो इसके थ्रू इसके ऊपर अगर मैं फोर्स की बात करता उधर लगता, और अगर इसके थ्रू इसके ऊपर बात करता तो उधर कहीं लगता फोर्स। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाते तो इक्विलिब्रियम में नहीं आता। और वही की वही बात अगर इधर रखने पर होती तो भी। तो ये आपका क्या हो गया, डायग्राम बन गया। अब ये चार्ज Q जो है वो इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन में कब होगा, जब F वेक्टर प्लस F डैश वेक्टर, मतलब ये फोर्स और ये वाला जो फोर्स है ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाए, अपना परिणामी 0 आ जाए, तब ऐसा होगा। सो अपन अगर इस F की बात करें तो ये F फोर्स क्या है, इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स है। तो फॉर्मूला क्या आता है अकॉर्डिंग टू कूलम, K Q1 की जगह अपने कितना आ जाएगा 9E मान लेता हूँ, Q2 की जगह कितना आ जाएगा Q, ये मैंने ले लिया Q अपॉन इसके और इसके बीच की डिस्टेंस x है, सो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी यहाँ पे। अच्छा, इसको मैंने क्या किया था, F फैक्टर इज इक्वल टू माइनस, जब इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस F डैश हो गया, और मैग्नीट्यूड जब लूँगा इसका तो कितना आ जाएगा F इज इक्वल टू F डैश आ जाएगा।
ठीक है, तो अब अपना यहाँ पे फोर्स कौन सा रहा है, एफ डैश, और फोर्स एफ डैश मेरा ये था जो इसके और इसके थ्रू यहाँ पे लग रहा था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर के Q1 की जगह कितना ले लूँगा यहाँ पर 4E, और Q2 की जगह Q आ जाएगा, ये Q हो गया मेरा, अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी है R माइनस एक्स है, तो ये R माइनस एक्स टू द पावर 2 हो जाएगा। नाउ K से K मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, E से E भी मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, Q से Q भी मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो इधर क्या बच रहा है मेरा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना बच रहा है 4 अपॉन R माइनस एक्स टू द पावर 2 बच रहा है। नाउ मैं इस पूरी टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, सो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन ये 9 इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ये अपॉन 9। यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायर इस पूरी टर्म के ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो पूरे के ऊपर मैं क्या करूँगा, कॉमन स्क्वायर ले लूँगा। सो ये कितना हो जाएगा R माइनस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4/9। सो ये कितना हो जाएगा, R माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। सो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स आपका, R माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2/√4 कितना हो गया 2, और √9 कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पर, तो देखते हैं क्या आता है अपना। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 3R के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 3R, और 3 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू ये x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 2x। इस माइनस 3x को इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 3R। हमें क्या निकालना है यहाँ से, x की वैल्यू निकालनी है, सो x इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 3/5 ऑफ R हो जाएगी। सो ये आपकी क्या डिस्टेंस आ गई x, जो अपने को पता करनी थी। अगर यही चीज़ अगर मुझे इस वाले चार्ज से आवेश से बात करनी है तो R माइनस एक्स कर दो, तो आपकी ये वाली डिस्टेंस भी आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स अगला न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। इसमें अपने को क्या बोला गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q आर एट डिस्टेंस स्मॉल r। दो कोई चार्जेस जो हैं जिनका मैग्नीट्यूड कैपिटल Q है और वो स्मॉल r डिस्टेंस पर है। Q इज़ प्लेस्ड एट द मिडल, और Q को क्या गया हुआ है उसके बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, ये कैपिटल Q कितने डिस्टेंस पर है r डिस्टेंस पर, और ये स्मॉल q बिल्कुल सेंटर पर पड़ा हुआ है, O पर मान लिया। अगर ये पूरी R है और ये सेंटर पे पड़ा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक R/2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी R/2 हो जाएगी। फिर इसने क्या बोला आगे, व्हाट वुड बी इट्स मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ Q। तो ये जो Q रखा था इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसका नेचर कितना होगा इफ़ द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, अगर ये 3 चार्जेस क्या है आपके इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। सो स्टूडेंट्स अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि जैसे सपोज दैट ये Q बिल्कुल इसके सेंटर में पड़ा है, तो इस Q के ऊपर जो फोर्स होगा नेट फोर्स वो 0 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि Q से ये वाला चार्ज जो पड़ा है Q, और ये इधर Q से ये वाला जो चार्ज पड़ा है ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये सिमेट्री को बता रहा है। ये दोनों चार्जेस क्या बता रहे हैं, इस चार्ज से सिमेट्री को बता रहे हैं, सममितता को बता रहे हैं। तो इसके ऊपर नेट चार्ज वैसे भी आपका 0 होना है। अब बात करूँ कि या तो हमने बोला था कि 3 चार्जेस आ रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो या तो फिर इस चार्ज के लिए मैं देखूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, या फिर इस चार्ज के लिए देखूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इस B पॉइंट पर जो चार्ज पड़ा हुआ है उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करता हूँ। सो मैंने क्या किया यहाँ पर कि इसके थ्रू जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है FA इसको कंसिडर कर लिया, और इन दोनों के थ्रू जो लग रहा है उसको FO कंसिडर कर लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, ये चार्ज मेरा इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है इनका रिजल्टेंट कितना हो जाए आपका 0 हो जाए, तब होगा। तो FA वेक्टर प्लस FO वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाए 0 हो जाए, तब जाके क्या होगा, ये जो चार्ज होगा अपना इक्विलिब्रियम में होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से FA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F कर देता हूँ, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, FA वेक्टर ये जो चार्ज था या मतलब फोर्स जो था ये इसके और इसके थ्रू लगने वाला फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करता हूँ। के Q1 की जगह यहाँ से कितना आ जाएगा आपका के Q1 की जगह Q आ जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ से Q लिख दिया। Q2 की जगह भी अपना Q है तो ये Q लिख दिया फिर से, अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है R है इज इक्वल टू। अब मैं बात कर रहा हूँ F0 की, तो F0 कौन सा फोर्स है, अपना ये वाला फोर्स है। सो के Q1 की जगह यहाँ से कितना आ जाएगा Q2 की जगह स्मॉल q आ जाएगा, अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R/2। सो ये R/2 टू द पावर 2 आ जाएगा यहाँ से। नाउ यहाँ से K मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, Q से Q मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच क्या रहा है फाइनली यहाँ से
Q अपॉन R इज इक्वल टू, यहाँ से इधर ये Q बच रहा है और अपॉन R/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R²/4, 4 चले जाएगा ऊपर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, Q1 Q2 अपॉन R² होता है, तो यहाँ R² आएगा, तो ये R²। अब R² से R² कैंसिल हो गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ से बच कितना गया, Q इज इक्वल टू -4Q। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए थी, Q की चाहिए थी, स्मॉल q की, तो स्मॉल q कितना हो जाएगा, -Q/4 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अपने को Q की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, -Q/4। अच्छा, यहाँ पे अपने को नेचर पूछा था, तो ये चार्ज जो है, अगर सपोज दैट ये फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हुआ कि ये चार्ज आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होगा, तभी ये फोर्स इसकी तरफ लगेगा यहाँ पे। सो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, -Q/4। नाउ स्टूडेंट, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, सेम न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या पूछा हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस +9E एंड +E आर एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट चार्ज जो है, 2 बिंदु आवेश जो है +9E और +E, वो कितनी दूरी पर पड़े हुए हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़े हुए हैं। वेयर शुड अनदर चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तीसरा चार्ज जो है स्मॉल q, तीसरा आवेश, वो कहाँ पर रखे ताकि आपका सिस्टम जो है, निकाय जो है, वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की अवस्था में हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डायग्राम की बात करूँ सबसे पहले, ये +9E और ये +E दोनों कितने डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं, 16 सेंटीमीटर पर पड़े हुए हैं। तीसरा चार्ज कहाँ रखना है, तीसरा चार्ज मैंने सपोज दैट यहाँ रखा हुआ है। इस +9E से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, x मान ली। और अगर इधर की डिस्टेंस की बात करूँगा यहाँ से यहाँ तक की, तो इस 16 में से इस x को माइनस कर देंगे तो अपन कितना आ जाएगा, 16 - x आ जाएगा। अब फिर से जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो का वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। ये चार्ज Q कब इक्विलिब्रियम में, मतलब कब संतुलन की अवस्था में होगा, जब इसके थ्रू इस पर लगने वाला बल, जिसको मैं मान लो F मान लेता हूँ, और इसके थ्रू इस पर लगने वाला बल, जिसको मान लो मैं F' मान लेता हूँ, ये दोनों क्या हो जाए आपका, इनका रिजल्टेंट कितना हो जाए, 0 हो जाए। रिजल्टेंट 0 होने का मतलब कितना हो गया आपका, F + F' इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। सो F वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, F वेक्टर इज इक्वल टू -F' हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड लूँगा तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F' हो जाएगा। नाउ अगर मुझे यहाँ पे F की बात करनी है, इस फोर्स की बात करनी है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, फॉर्मूला क्या होता है, Q1 की जगह कितना लिख दूँ यहाँ से, 9E, Q2 की जगह कितना लिख दूँ यहाँ पर, Q, तो ये आ गया आपका Q। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी अपने पास, यहाँ पर x थी, तो ये कितना हो जाएगा, x² इज इक्वल टू, इस तरफ इस F' की बात कर रहा हूँ, इस F' की, तो Q1 की जगह ये E लिख देता हूँ मैं, Q2 की जगह Q लिख देता हूँ यहाँ से, और अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 16 - x, तो ये कितना हो जाएगा, 16 - x⁴। यहाँ से ढंग से देखा जाए तो K से K कैंसिल आउट हो रहा है, E से E भी कैंसिल आउट हो रहा है, Q से Q भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो फाइनली अपना यहाँ पे बच कितना रहा है, अपना यहाँ पे बच रहा है 9 डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू, इधर अपना कितना बच रहा है, इधर सारा सब कुछ कैंसिल हो चुका है, तो अपना बचेगा कितना यहाँ पर नीचे 16 - x⁴, इसका होल स्क्वायर, ये बच जाएगा इस तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 16 - x⁴ अपॉन x² इज इक्वल टू, इस 9 को इधर ट्रांसफ़र कर देना मुझे। अब क्या करूँगा मैं, कॉमन स्क्वायर ले लूँ दोनों के ऊपर, तो दोनों के ऊपर कॉमन स्क्वायर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 16 - x अपॉन x⁴ अपॉन इज इक्वल टू 1/9, तो ये कितना हो जाएगा, 16 - x अपॉन x इज इक्वल टू 1/√9, ये स्क्वायर था, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका √1/9, तो ये कितना आ जाएगा, 16 - x अपॉन x इज इक्वल टू 1/3 बच जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है, यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करना है, और यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है मुझे। सो कैसे निकलेगी x की वैल्यू, 16 × 3 48 माइनस इस 3 को इस x के साथ किया, तो ये 3x इज इक्वल टू, ये x 1 के साथ इधर हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब इस -3x को इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो x और माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x + -3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48/4 हो जाएगा। तो ये कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 12 बार, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर इसको रखना है अपने को, +9E से तो रखना है 12, और अगर यही चीज़ इधर से बात करूँगा तो कितना हो जाएगा,
16 माइनस एक्स मतलब 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपके आज जो न्यूमेरिकल्स बताए हैं मैंने सारे के सारे बहुत सिंपल न्यूमेरिकल थे। मुझे ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन 2 वीडियो के अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारे थोड़े कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं तो जो थोड़े आपके लिए हार्ड पड़ेंगे, उनको मुझे क्या करना है कि अगले वीडियो में मैं आपको उनको बताऊंगा, ताकि आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का जो वीडियो है अपन आज यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अंदर आज जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बताएं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप एक बार देख ले, बुक्स के अंदर देखें आप, RBSC की बुक में, CBSE की बुक्स में। और अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कुछ दिक्कत आती है और या फिर आपको कोई न्यूमेरिकल आपको समझना है या पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देना कि आपको कौन सा न्यूमेरिकल समझना है, फ़ोटो क्लिक करके भेज देना, या फिर जो भी न्यूमेरिकल है आप मुझे बता देना, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगले कुछ और न्यूमेरिकल्स होंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।